काली बहू की 5 बेटियां। शिवपुर नामक एक गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी, जिसके इकलौते बेटे रणबीर की शादी उसके पिता महेंद्र अपने दोस्त रमेश की काली बेटी प्रेमा से करा देता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी की जुबान दी थी। प्रेमा बहुत ही सर्वगुण संपन्न और सुशील थी, लेकिन उसकी काली सूरत देखकर कभी भी न रणबीर खुश हुआ न सरोज। वो हमेशा उस पर चिल्लाया करते थे। ऐसे ही पहली रसोई के दिन, अरे वाह प्रेमा बहू, तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतने अच्छे आलू के पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा, मैं तो पागल हूँ जो इतने सालों से तुम्हें खाना बनाकर दे रही थी। आज तुम्हें बहू के पराठे अच्छे लग गए, वाह। अरे बहू ने पहली बार ससुराल में खाना बनाया है, तारीफ तो करनी होगी। अरे सरोज, तुम भी तो दो इसे कुछ शगुन। तुम ही दो अपनी काली बहू को शगुन। तुम्हारी मर्जी से हुई है ना मेरे गोरे से बेटे की शादी इस काली बहू से। ना उसे पसंद है ना मुझे पसंद। वही तो पिताजी, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे एक बार सोच तो लेते मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पर्सनैलिटी इस काली लड़की से मैच होगी भी या नहीं। अरे बस हो, बहुत हो गया रणबीर। प्रेमा बहू के बारे में मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे इस रिश्ते को अपनाना ही होगा। यह सुनकर रणबीर डाइनिंग टेबल से यूं ही उठकर चला जाता है। ये देख सरोज भी चली जाती है और रोते हुए प्रेमा कहती है, लगता है मेरे कालेपन की परछाई मेरे ससुराल की जिंदगी पर भी पड़ रही है। शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं भगवान क्यों आपने मुझे ऐसी रंगत दी है कि लोग मुझे अपना नहीं सकते। अरे बहू, तू चुप हो जा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छी है। एक दिन तेरी सास तुझे जरूर अपनाएगी और पति भी। जी पापा जी। वक्त तेजी से गुजरता है। सरोज का अपनी बहू को कालेपन पर सुनाना कभी कम नहीं होता। दूसरी ओर प्रेमा की 5 बेटियां हो जाती हैं, जो कि 3 से 10 साल के बीच थीं। एक दिन महेंद्र अपनी 5 पोतियों के साथ खेल रहा था। अरे 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 अरे, अब मैं भागकर नहीं खेल सकता। ऐसा करो, मैं घोड़ा बन जाता हूँ और पीठ पर बैठ जाओ बच्चों। दादाजी दादाजी, मैं आऊंगी। दादा दादा दादा। अरे मेरी छोटी पोती आएगी, क्योंकि वो बहुत छोटी है ना, इसलिए। ऐसा कहकर महेंद्र छोटी पोती को अपने पीठ पर बिठाकर चलने लगता है। ये देख सरोज कहती है, हाँ हाँ, और चढ़ाओ अपनी पोतियों को सर पर। बहू को तो ऐसे ही बिठा लिया है, 5-5 पोतियां दे दी, जिनका दहेज भी हमें देना पड़ेगा और मेरे घर का वंश भी आगे नहीं बढ़ पाया। अरे तुम बार बार ऐसे क्यों बोलती हो? अपने बच्चों के लिए भी कोई ऐसे बोलता है क्या? मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना दी, तो मैं उस काली के लिए ऐसे ही बोलूंगी ना। तभी 10 साल की सबसे बड़ी पोती रूपाली दादी का पल्लू पकड़े कहती है, दादी माँ, आप माँ को ऐसे क्यों बोलती रहती हो हमेशा? आय हाय, छोड़ मेरा पल्लू। आई बड़ी अपनी माँ का पक्ष लेने वाली। दादी ऐसे क्यों बोलती हो? सरोज की ऐसी बात सुनकर महेंद्र और सरोज में बहस हो जाती है। वहीं ये सब देखकर रणबीर को प्रेमा पर गुस्सा आता है और वो कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, और हाँ, अपनी उन 5 बेटियों को भी ले जाओ। अजी ऐसा मत कहिए, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी और इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी, वो बहुत छोटी हैं। जहन्नुम में जाओ, पर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ना मुझे बेटा दिया, ऊपर से ऑफिस वाले लोग अलग से हंसते हैं कि मुझ पर काली बीवी है। ये कहकर रणबीर उसे उसकी 5 बेटियों समेत घर से बाहर निकाल देता है। साथ में उनका बैग भी फेंक देता है। यह देखकर सरोज को बहुत खुशी होती है और महेंद्र रोकने की कोशिश करता है, पर सरोज उसकी एक नहीं चलने देती। तभी प्रेमा कहती है, ठीक है, आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपनी 5 बेटियों को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चली जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रेमा अपनी 5 बेटियों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। फिर एक खाली मैदान में रखे हुए पाइप के अंदर अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है। खाने का इंतजाम करने के बाद वो वहीं चूल्हा बनाकर अपनी बेटियों को खाना खिलाती है और पड़ोस में झाड़ू पोछा का काम करने लगती है। रूपाली, मेघा, प्रीति, अनीशा, तुम चारों को यहाँ से कहीं नहीं जाना और अपनी छोटी बहन शिल्पा का बहुत ख्याल रखना है। मैं शाम तक आ जाऊंगी। पैसे भी तो कमाने हैं ना, तुम्हारा स्कूल छूटने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करना, हम ख्याल रखेंगे। हाँ मेरे बच्चों। तभी वहां महेंद्र पहुंच जाता है, जो कि कभी कभार बच्चों का ख्याल रखने, उनसे मिलने के लिए जाया करता था। अपने घर वालों से छुपकर वो प्रेमा का बहुत साथ देता है। एक दिन प्रेमा कहती है, पापा जी आप कितने अच्छे हैं, आपकी तरह रणबीर और माँ जी क्यों नहीं है।
और शुक्रिया हमारे बारे में सोचने के लिए। क्यों इनसे छुपकर आपको यहाँ आना पड़ता है? अरे तू फिक्र मत कर किसी भी चीज की, मैं हूं ना। वक्त गुजरता है, इस तरह प्रेमा अपने बच्चों का बड़े संघर्ष के साथ पेट पालती है और फिर आए पैसों से एक किराए का कमरा लेती है। साथ ही साथ अपनी 5 बेटियों को पढ़ाती है। महेंद्र भी कभी कभी बच्चों का ख्याल रखने और उससे बात करने के लिए आता रहता था। आखिरकार 18 साल बाद उसकी 5 बेटियां अपने अपने मुकाम पर पहुंच गईं। उसकी बड़ी बेटी रूपाली डॉक्टर बन गई, दूसरी बेटी मेघा पुलिस बन गई, तीसरी बेटी प्रीति फौज में चली गई, छोटी बेटी अनीशा पायलट बन गई और सबसे छोटी शिल्पा वकील बन गई। अपनी बेटियों को वर्दी में देखकर बूढ़ी प्रेमा की आंखों से आंसू छलक जाते। हाय, आखिर मैं जो चाहती थी वो तुमने किया। मैं तो कभी पढ़ नहीं पाई क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, फिर तुमने मेरा सपना पूरा किया और आज तुम बहुत अच्छे मुकाम पर हो। मुझे गर्व है अपनी 5 बेटियों पर। माँ, जब आपकी कोई चोट वगैरह होगी ना तो मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगी। और माँ, अगर आपको पापा से शिकायत हो तो बताओ, अब तो मैं उनको जेल में भी डाल दूंगी, पुलिस वाली जो बन गई हूँ। और माँ, मैंने तो देश की सेवा करने की ठान ली है। थोड़े दिन बाद मैं माँ आपको और अपनी बहनों और दादाजी को बाहर एरोप्लेन में बिठाकर विदेश की सैर कराऊंगी। और माँ, मैं तो वकील हूँ। अगर दीदी या आपने मुझसे बहस करी तो भी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। हाँ हाँ, वैसे भी तू छोटी है, हम तुझसे क्यों लड़ेंगे। तभी छड़ी से चलकर परेशान महेंद्र आता है तो प्रेमा कहती है, अरे पापा जी, आप परेशान क्यों हो? अरे दरअसल बात ये है, हमारे जमींदार ने धोखे से हमारा घर छीनकर हमें अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद हमें रोड पर भीख मांगनी पड़ी। बेटा, अब तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो। मुझे अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है कि तुम अपने इस मुकाम तक पहुंची हो। दादाजी, ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? 2 डंडे खाएंगे तो सब वापस कर देंगे। मैं तो ऐसा केस ठोकूंगी कि जिंदगी भर अपनी चीज पर हक भी नहीं जमा पाएंगे वो। माँ, हम आते हैं। तभी उसकी दोनों लड़कियां महेंद्र के साथ उस जमींदार के घर पहुंचती हैं। फिर मेघा जमींदार का गिरेबान पकड़कर चांटा मारती है, जिससे वो कहता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने महेंद्र प्रताप की जो जमीन पर कब्जा किया है वो पेपर वापस कर दो, वरना जेल में पहुंचा देंगे। और मैं ऐसा केस बनाऊंगी कि 10 साल तक बाहर नहीं आ पाओगे जेल से। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये लो पेपर्स। बहुत अच्छा। हवलदार, इसे हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तुमने कहा था पेपर देने के बाद ऐसा नहीं करोगी। झूठ बोला तुमने। तूने हमारे दादा दादी और पिताजी के साथ जो किया उसकी तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। दादा दादी? अब समझ में आया, पोतियां है ये मेरी सरकारी अफसर वाली। तभी महेंद्र की पोतियां उसे सड़क पर भीख मांग रहे सरोज और रणबीर के पास ले जाती हैं, जहां मेघा उनके घर के पेपर उसके हाथ में दे देते हैं। तो सरोज कहती है, तुम कौन? महेंद्र जी, क्या हमारा घर हमें वापस मिल गया है? पर कैसे? हमारी होनहार पोतियों की वजह से। ये सबसे छोटी वकील है शिल्पा और पुलिस की वर्दी में मेघा है। हमारी पोतियों ने किया है ये, और मैंने आज तक इन्हें कितना गलत समझा। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी बाकी बेटी और प्रेमा कहाँ है? हम यहाँ हैं। तभी रणबीर और सरोज माफी मांगकर अपने परिवार को गले से लगा लेता है। अपनी 5 बेटियों के ऊंचे मुकाम पर देखकर रणबीर की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक ही घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। ममता बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी और एक अपाहिज पति था। वो एक नमक की खदान में काम किया करती थी। वो शाम के समय खदान से काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। आज तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए। आज मैं अपने घर पर जाकर खाना क्या बनाऊंगी? मेरा पति और मेरी बेटी दोनों भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ममता जब घर पहुंचती है तो उसकी बेटी उसके इंतजार में बैठी होती है। माँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई हो। देखो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने थोड़े से चावल तो बनाई, लेकिन नमक खत्म हो गया था। बहुत जोरों से भूख लगी थी। पिताजी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन ये बिना नमक के चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नंदनी की बात सुनकर ममता उससे कहती है, अरे बेटी, अब मैं तुझे क्या बताऊं? दरोगा जी ने मुझे आज पैसे भी नहीं दिए।
घर का राशन भी भरवाना था और नमक तो खत्म ही हो गया है। आज इन फीके चावल को ही खा ले, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नंदिनी सबके लिए बिना नमक के चावल ही परोस देती है, लेकिन खाने से पहले ही कैलाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, आज अगर मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो मैं अपने दोनों पैरों के बल पर खड़ा होकर इस घर को अच्छे से चला रहा होता। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेबसी तुम्हारे सामने जाहिर भी नहीं कर सकता। अजी आप ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा मत कहो। मुझसे जितना हो सकता है उतना करूंगी और इस परिवार पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। सभी बिना नमक के चावल खा लेते हैं, जिसके बाद बचे हुए चावल ममता बेजुबान जानवरों को खिलाने के लिए चली जाती है। उसकी आंखों में नमी होती है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, हे भगवान, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? जिंदगी भर की सारी परेशानियां तूने मेरे नसीब में ही लिख दी। ममता अपनी किस्मत को लेकर रो रही थी कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, खाने के लिए कुछ है तो दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ममता के पास जो बिना नमक के चावल होते हैं वो उस बूढ़ी औरत को देते हुए कहती है, अम्मा मुझे माफ कर देना, दरअसल हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि घर में नमक भी नहीं है कि हम अपने खाने में मिलाकर खा सके। ये बिना नमक के चावल है, अगर आप खा सको तो इसे खा लो, शायद आपकी थोड़ी बहुत भूख मिट जाए। वो बूढ़ी औरत ममता से चावल तो ले लेती है, जिसके बाद वो उस चावल को खाने से पहले अपनी एक पोटली के अंदर से नमक निकालती है और नमक चावल के ऊपर मिलाकर चावल खाती है, जिसके बाद वो खुश होकर ममता से कहती है, तुमने ये चावल खिलाकर मेरा पेट भर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना किया। मैं तुम्हें ये नमक देना चाहती हूँ, ये लो, ये नमक आज से तुम्हारा हुआ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता वो नमक लेकर घर के अंदर आ जाती है। एक काम करती हूँ, इस नमक को नमक के डब्बे में डालकर रख देती हूँ। ममता नमक को एक डब्बे में डाल देती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ आराम से सो जाती है। आधी रात के समय अचानक से उस नमक के डब्बे के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ कई सारे नमक के ढेर रसोई में लग जाते हैं, जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। अगले दिन जैसे ही ममता नींद से जागती है और वो रसोई के अंदर पानी पीने के लिए जाती है। बहुत जोरों से प्यास लगी है, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद घर के काम करूंगी। जैसे ही ममता रसोई में नमक के लगे ढेर को देखती है, वो बहुत ज्यादा अचंभित रह जाती है। हे भगवान, इतना सारा नमक, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर इतना सारा नमक आया कहाँ से? नंदिनी भी नींद से जागने के बाद जब वो रसोई में इतना सारा नमक देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या? कल तक तो हमारे घर में नमक का एक दाना तक नहीं था, इतना सारा नमक, आखिर इतना सारा नमक आया कहाँ से? ये तो मैं भी नहीं जानती। मेरे लिए ये करिश्मा से बढ़कर और कुछ नहीं है। वैसे अब हम इतने सारे नमक का करें भी तो क्या करें? क्यों ना हम इसे नमक बाजार में जाकर बेचें, इससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ नंदिनी, तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है, हम इस नमक को बेच सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इतना सारा नमक आया कहाँ से? ममता को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके चलते वो इस बात को थोड़ा नजरअंदाज करती है और अपनी बेटी के साथ नमक को बाजार में ले जाकर बेच देती है। आओ आओ, बढ़िया नमक खरीदो, ऐसा नमक तुमने कभी किसी दुकान पर नहीं खरीदा होगा। आओ और ऐसे नमक का फायदा उठाओ। देखते ही देखते उसके चारों तरफ कई सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ के चलते उनका पूरा नमक बिक जाता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कल तक हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था और मेरे दरोगा ने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए थे, लेकिन देखो, अपना खुद का नमक बेचने से मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। चलो माँ, अब घर चलते हैं,
आज हम स्वादिष्ट भोजन भी खाएंगे और वो भी भरपूर। उस दिन नंदिनी, ममता और कैलाश तीनों ही पेट भरकर अच्छा खाना खाते हैं। लंबे समय के बाद उन्हें इतना अच्छा खाना नसीब होता है, जिसके चलते वो तीनों आपस में बात करते हैं। मजा ही आ गया इतना स्वादिष्ट खाना खाकर। कल भी दरोगा हमें हमारी मेहनत के पैसे दे दे तो मैं घर की जरूरत का सामान मंगवा लूंगी। वो सभी खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फिर से ममता को रसोई के अंदर ढेर सारा नमक मिलता है, जिसे देखकर वो फिर से हैरान रह जाती है और उसे अपने बेटी के साथ मिलकर बाजार में बेच देती है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन ममता के दिमाग में एक सवाल उठता है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार है मेरी रसोई के अंदर जो रोजाना मुझे सुबह के समय रसोई के अंदर इतना सारा नमक मिलता है। आज की रात में इसका पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ममता आधी रात को सोती नहीं है और उसकी नजर रसोई की तरफ ही रहती है। तभी अचानक से रसोई में उसे रोशनी निकलते हुए दिखती है, जिसके चलते ममता रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उस बुढ़िया के दिए हुए नमक के डब्बे के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वहां ढेर सारा नमक इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब ये सारा नमक इस जादुई नमक के अंदर से आता है और ये नमक कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई नमक है। हे भगवान, मैंने तेरे चमत्कार के बारे में सुना तो था, लेकिन पता नहीं था कि हकीकत में भी चमत्कार होता है। उस दिन के बाद से वो नमक बेचने का खुद का काम शुरू कर देती है और उन्हें कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उनकी जिंदगी के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और ममता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।